आज हम इस पॉडकास्ट में लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी के बारे में समझेंगे कि ये असल में है क्या और ये क्यों जरूरी है। और ये सवाल सुनने में जितना सीधा लगता है, इसका जवाब उतना ही उलझा हुआ है। हाँ, मतलब क्या सिर्फ चुनाव करा देना किसी देश को लोकतांत्रिक बना देता है? बिल्कुल। हम सबने अब्राहम लिंकन की वो मशहूर परिभाषा सुनी है, लोगों की, लोगों द्वारा, लोगों के लिए सरकार। सुनकर बड़े हुए हैं, पर आज की दुनिया में जहाँ कई तानाशाह भी चुनाव का दिखावा करते हैं, क्या ये परिभाषा काफी है? यही तो आज का सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल, आज दुनिया के ज्यादातर देश खुद को लोकतांत्रिक कहते हैं। ये एक तरह का ग्लोबल स्टैंडर्ड बन गया है। जी, लेकिन जब हम पर्दे के पीछे झांकते हैं तो पता चलता है कि कई देशों में लोकतंत्र बस एक दिखावा है, एक खोल है जिसके अंदर कुछ और ही चल रहा है। और आज की हमारी चर्चा का मिशन यही है, उस खोल को तोड़कर अंदर देखना। बिल्कुल। हम एक बहुत ही सीधी साधी परिभाषा से शुरू करेंगे। ठीक है। और फिर उसे पाकिस्तान, चीन, मेक्सिको, जिम्बाब्वे जैसे देशों के असल हालात की कसौटी पर कसेंगे। अच्छा, तो हम परत दर परत इसे खोलेंगे। जी, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी बारीकियां हैं, वो कौन से आप कह सकती हैं ब्रेकिंग पॉइंट्स हैं, जहां एक लोकतंत्र कागज पर तो रहता है और हकीकत में खत्म हो जाता है। एग्जैक्टली। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे आम परिभाषा क्या है? सबसे आम परिभाषा है, लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। सुनने में बिल्कुल ठीक लगता है, सिंपल। पर इस एक लाइन का हर शब्द अपने आप में एक जाल है। जैसे शासक कौन है, क्या वो वाकई ताकतवर है, चुनाव का मतलब क्या है, क्या बस एक बटन दबा देना ही काफी है? और सबसे जरूरी, लोग कौन है? क्या हर किसी की गिनती होती है? ये तो बहुत गहरे सवाल हैं, और यहीं से असली पड़ताल शुरू होती है। लोकतंत्र का पहला और शायद सबसे बड़ा इम्तिहान यही है क्या कि क्या देश के बड़े और आखिरी फैसले वही लोग ले रहे हैं जिन्हें जनता ने चुना है, या असली ताकत किसी और के हाथ में है? ये तो एक अदृश्य सरकार की तरह हो गया। बिल्कुल। आप वोट किसी और को देते हैं, पर आपकी जिंदगी के फैसले कोई और ले रहा है। इसे समझने के लिए पाकिस्तान का 1999 का उदाहरण एकदम सटीक बैठता है। जनरल परवेज मुशर्रफ। जी, जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक सैन्य तख्ता पलट किया। ये तो एक जानी पहचानी कहानी है। हाँ। लेकिन जो इसके बाद हुआ वो ज्यादा दिलचस्प है। क्या हुआ था? तख्ता पलट के बाद उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया और फिर 2002 में एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पास किया। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर? जी, इस ऑर्डर ने उन्हें ताकत दी कि वो चुनी हुई राष्ट्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं को भंग कर सकते थे। अच्छा, तो मतलब चुनाव हुए, प्रतिनिधि चुने गए, सब हुआ, एक संसद भी बनी, लेकिन असली रिमोट कंट्रोल किसके पास था? जनरल मुशर्रफ और सेना के पास। उन अधिकारियों के पास जिन्हें किसी ने नहीं चुना था। तो ये है लोकतंत्र का पहला फेलियर पॉइंट। मतलब आपके पास एक चुनी हुई सरकार हो सकती है, एक संसद हो सकती है, सब कुछ लोकतांत्रिक दिख सकता है। बिल्कुल। लेकिन अगर आखिरी फैसले लेने की ताकत किसी गैर निर्वाचित संस्था के पास है, चाहे वो सेना हो, कोई धार्मिक परिषद हो या कोई बाहरी ताकत, तो वो पूरा ढांचा बस एक दिखावा है। बिल्कुल सही कहा। तो पहला स्तंभ है, प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में। अगर ये स्तंभ कमजोर है तो बाकी सब बेमानी है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये स्तंभ मजबूत है, चुने हुए नेताओं के पास ही असली ताकत है। तब हम दूसरे सवाल पर आते हैं। वो चुनाव जिसके जरिए ये नेता आए, क्या वो चुनाव खुद असली था? ये बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि सिर्फ चुनाव करवा देना ही तो काफी नहीं है। हाँ, चुनाव तो चीन में भी होते हैं। हर 5 साल में वहां की संसद के लिए चुनाव होते हैं। पर क्या हम उसे लोकतंत्र कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वहां सिस्टम ही ऐसा बनाया गया है कि नतीजा पहले से तय है। चुनाव लड़ने से पहले हर उम्मीदवार को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी पड़ती है। अच्छा। इसका मतलब है कि वोटर के पास कोई असली विकल्प है ही नहीं। आप बस उन्हीं चेहरों में से किसी एक को चुन सकते हैं जिन्हें पार्टी ने आपके लिए पहले ही चुन लिया है। बिल्कुल। ये एक रेस्टोरेंट में जाने जैसा है, जहां मेन्यू में 50 चीजें हैं, पर वो सब एक ही सब्जी से बनी है। हाँ, और ये सिर्फ एक पार्टी वाले देशों की कहानी नहीं है। मेक्सिको का उदाहरण तो और भी पेचीदा है ना? बहुत पेचीदा। वहां 2000 तक लगभग 70 सालों तक एक ही पार्टी PRI जीतती रही। PRI, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। जी, कागज पर विपक्ष भी था, चुनाव भी होते थे, पर नतीजा हमेशा एक ही रहता था। तो वो ऐसा करते कैसे थे? PRI ने चुनाव जीतने हुए कला बना लिया था। वो हर तरह के हथकंडे अपनाते थे। सरकारी कर्मचारियों पर पार्टी की मीटिंग में आने का दबाव बनाया जाता था। अच्छा। सरकारी टीचरों से कहा जाता था कि वो बच्चों के माँ बाप को PRI के लिए वोट करने को कहें। मीडिया का एक तरफा इस्तेमाल होता था।
और एक और तरीका था ना उनका, पोलिंग बूथ वाला। हाँ, वो तो सबसे अनोखा था। कभी कभी तो वोटिंग वाले दिन आखिरी मिनट पर पोलिंग बूथ की जगह ही बदल दी जाती थी, ताकि लोग वोट ही ना डाल पाएं। जी। तो ये लोकतंत्र का एक नाटक करने जैसा है। सब कुछ हो रहा है, बस नतीजा पहले से लिखा हुआ है। राजनीतिक वैज्ञानिक शायद इसे ही इलेक्टोरल ऑथोरिटेरियनिज्म कहते हैं। बिल्कुल, चुनावी तानाशाही। एक ऐसा सिस्टम जो लोकतंत्र का मुखौटा पहनकर तानाशाही चलाता है। तो फिर लोकतंत्र का दूसरा स्तंभ क्या हुआ? दूसरा स्तंभ है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। जिसका मतलब सिर्फ वोट डालना नहीं, बल्कि एक असली विकल्प का होना। एक ऐसा चुनाव जहां सत्ता में बैठी पार्टी के हारने की भी उतनी ही संभावना हो जितनी जीतने की। अगर हारने का कोई चांस ही नहीं है तो वो चुनाव नहीं है, वो एक रस्म है। बस एक रस्म है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक देश ने ये दोनों बाधाएं पार कर लीं। वहां चुने हुए नेताओं के पास असली ताकत है और चुनाव भी निष्पक्ष होते हैं। लेकिन यहां एक और पेचीदा सवाल खड़ा होता है। वोट देने का हक किसे है? क्या एक व्यक्ति एक वोट एक मोल का सिद्धांत हर जगह लागू होता है? ये सुनने में बहुत बुनियादी लगता है, पर इसकी जड़ें भी बहुत नाजुक हैं। और इतिहास गवाह है कि इस सिद्धांत से छेड़छाड़ करना कितना आसान है। जैसे 2015 तक सऊदी अरब में महिलाओं को वोट देने का अधिकार ही नहीं था। सही बात है। एस्टोनिया ने अपनी नागरिकता के कानून ऐसे बनाए हैं कि वहां रहने वाले रूसी मूल के लोगों के लिए वोट का अधिकार पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला उदाहरण शायद फिजी का है। हाँ, फिजी का। वहां का चुनावी सिस्टम ऐसा है कि एक स्वदेशी फिजी नागरिक के वोट का मूल्य एक भारतीय मूल के फिजी नागरिक के वोट के मूल्य से ज्यादा है। मतलब दो नागरिक एक ही देश में रहते हैं, एक ही चुनाव में वोट डालते हैं, पर उनके वोट की ताकत अलग-अलग है। जी हाँ, ये लोकतंत्र की आत्मा यानी राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर सीधा हमला है। तो तीसरा स्तंभ ये हुआ, हर वयस्क नागरिक को एक वोट मिलना चाहिए और हर वोट का मूल्य बराबर होना चाहिए। एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। बिल्कुल। ठीक है, अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे मुश्किल पड़ाव पर। मान लीजिए एक देश है जहां चुने हुए नेता ताकतवर हैं, चुनाव निष्पक्ष होते हैं और सबको बराबर वोट का अधिकार भी है। एक नेता भारी बहुमत से चुनाव जीतता है। ठीक है। क्या अब वो जो चाहे कर सकता है? क्या भारी जीत उसे संविधान और कानून से ऊपर बना देती है? यहीं पर आकर कई लोकतंत्र पटरी से उतर जाते हैं। जिम्बाब्वे का उदाहरण शायद इसे साफ दिखाता है। बिल्कुल। आजादी के बाद से रॉबर्ट मुगाबे और उनकी पार्टी ज़ानू पीएफ चुनाव जीतते रहे। वो लोकप्रिय थे, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, बहुत लोकप्रिय थे। लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्होंने धीरे धीरे लोकतंत्र के पूरे ढांचे को ही खोखला कर दिया। कैसे? उन्होंने ऐसे क्या किया? करके राष्ट्रपति की शक्तियों को बढ़ाया और अपनी जवाबदेही कम कर ली। अच्छा। विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को परेशान किया गया। सरकार के खिलाफ प्रदर्शनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। और मीडिया का? टीवी, रेडियो, अखबार, सब पर सरकार का नियंत्रण था। यहाँ तक कि अगर अदालतें सरकार के खिलाफ कोई फैसला देती तो उसे भी नहीं मानते थे। उसे भी नजरअंदाज कर दिया जाता था। तो ये बहुमत की तानाशाही वाला मामला? बिल्कुल। आज चुनाव जीतकर आते हैं और फिर उसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का गला घोंट देते हैं जिसने आपको सत्ता तक पहुंचाया। तो ये दिखाता है कि एक लोकतांत्रिक सरकार से बहुमत से नहीं चलती। नहीं, उसे कानून के राज और नागरिक अधिकारों की सीमाओं में रहकर काम करना होता है। चुनाव जीतना मनमानी करने का लाइसेंस नहीं है। तो चौथा और आखिरी स्तंभ क्या है? चौथा स्तंभ है कानून का राज और अधिकारों का आदर। एक लोकतांत्रिक सरकार को अपने नागरिकों की सोचने, अपनी राय बनाने, संगठन बनाने और यहाँ तक कि अपनी ही सरकार का शांतिपूर्ण विरोध करने की आजादी का भी सम्मान करना होता है। और उन संस्थाओं का भी सम्मान करना होता है जो उसकी ताकत पर लगाम लगाती हैं, जैसे आजाद मीडिया, स्वतंत्र न्यायपालिका। बिल्कुल। तो अब तक की हमारी इस चर्चा से एक बात साफ है, लोकतंत्र सिर्फ चुनाव का नाम नहीं है। नहीं, ये एक जटिल और नाजुक संतुलन है। इन चार स्तंभों में से अगर एक भी कमजोर पड़ता है तो पूरी इमारत ढह सकती है। बिल्कुल। पर यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, जब ये सिस्टम इतना नाजुक है, इतना धीमा है और इसमें इतनी खामियां हैं, तो हम इसे इतना महत्व क्यों देते हैं? क्यों ना एक अच्छा समझदार तानाशाह चुन ले जो सारे फैसले जल्दी जल्दी ले और देश को आगे बढ़ाए? ये सवाल हमेशा उठता है और लोकतंत्र के खिलाफ दिए जाने वाले तर्क भी काफी मजबूत लगते हैं। जैसे कि इसमें नेता बदलते रहते हैं जिससे अस्थिरता आती है। हाँ, फैसले लेने में बहुत सारे लोगों से सलाह मशवरा करना पड़ता है जिससे बहुत देर होती है। ये अक्सर सत्ता का खेल बन जाता है,
जहां नैतिकता पीछे छूट जाती है। और चुनावी मुकाबलों में बहुत पैसा और ताकत लगती है, जिससे भ्रष्टाचार बढ़ता है। ये सारी बातें अपनी जगह सच हैं। तो फिर लेकिन ये एक आदर्श दुनिया की तुलना एक असल दुनिया से करने जैसा है। सवाल ये नहीं है कि लोकतंत्र परफेक्ट है या नहीं। सवाल ये है कि क्या ये हमारे पास मौजूद दूसरे विकल्पों से बेहतर है, जैसे राजशाही, सैन्य तानाशाही या एक पार्टी शासन। और जब हम इस नजरिए से देखते हैं तो लोकतंत्र के पक्ष में मजबूत तर्क सामने आते हैं। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला, ये ज्यादा जवाबदेह सरकार बनाता है। ज्यादा अकाउंटेबल। जी, इसका सबसे क्लासिक उदाहरण भारत और चीन का है। 1958 से 61 के बीच चीन में इतिहास का सबसे भयानक अकाल पड़ा था। हाँ, करीब 3 करोड़ लोग मारे गए थे। जी, उस समय भारत की आर्थिक हालत भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी, पर भारत में कभी वैसा अकाल नहीं आया। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? अर्थशास्त्रियों का मानना है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था होने के कारण सरकार को खाद्य सुरक्षा पर ध्यान देना पड़ा। मतलब यहाँ विपक्षी दल थे, आजाद मीडिया था, जो सरकार की आलोचना कर सकते थे। अगर कहीं भुखमरी की नौबत आती तो सरकार की गद्दी हिल सकती थी। चीन में ऐसा नहीं हो सकता था। नहीं, तो लोकतंत्र सरकार को लोगों की जरूरतों के प्रति ज्यादा संवेदनशील और जवाबदेह बनाता है। ये एक तरह का शॉक एब्जॉर्बर है जो देश को बड़ी मानवीय त्रासदियों से बचाता है। यानी ये सिस्टम भले ही रफ्तार से दौड़ने में सबसे अच्छा ना हो, पर ये खाई में गिरने से बचाने में सबसे बेहतर है। ठीक इसी तरह दूसरा फायदा है बेहतर फैसले। वो कैसे? फैसले तो देर से होते हैं। देर से होते हैं, पर उनमें गलतियों की संभावना कम हो जाती है। लोकतंत्र में बहस होती है, चर्चा होती है, असहमति होती है। पर जब इतने सारे लोग मिलकर किसी मुद्दे पर सोचते हैं तो जल्दबाजी में लिए गए किसी एक व्यक्ति के खराब फैसले से होने वाले नुकसान का खतरा कम हो जाता है। और शायद भारत जैसे देश के लिए सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये इतनी विविधता को एक साथ संभालने का तरीका देता है। बिल्कुल, यहाँ इतनी भाषाएं, इतने धर्म, इतनी संस्कृतियां हैं। लोकतंत्र ही वो मंच है जहाँ ये सभी समूह शांति से अपनी बात रख सकते हैं और साथ रह सकते हैं। यहाँ कोई हमेशा के लिए नहीं जीतता और कोई हमेशा के लिए नहीं हारता। और आखिर में एक बहुत जरूरी बात, लोकतंत्र नागरिकों की गरिमा को बढ़ाता है। जी, ये राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर काम करता है। यहाँ सबसे गरीब और अनपढ़ व्यक्ति का वोट भी उतना ही वजन रखता है जितना सबसे अमीर और पढ़े लिखे व्यक्ति का। लोग किसी राजा की प्रजा नहीं होते, वो खुद शासक होते हैं। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है वो ये है कि लोकतंत्र अपनी गलतियों को खुद सुधारने का मौका देता है। ये बहुत दिलचस्प पॉइंट है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर कोई सरकार गलत फैसले लेती है तो तानाशाही में उसे छिपाया जा सकता है। हाँ, दबाया जा सकता है। लेकिन लोकतंत्र में गलतियां छिप नहीं सकती, उन पर सार्वजनिक बहस होती है। और फिर दो ही रास्ते होते हैं, या तो सरकार फैसला बदले या फिर अगले चुनाव में लोग सरकार ही बदल दें। बिल्कुल, ये सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म किसी और सिस्टम में नहीं है। तो कुल मिलाकर लोकतंत्र कोई जादुई छड़ी नहीं है जो सारी समस्याएं हल कर दे। बिल्कुल नहीं। लेकिन ये जवाबदेही, गरिमा और अपनी गलतियों को सुधारने की क्षमता देता है, जो इसे बाकी सभी विकल्पों से बेहतर बनाता है। और जब हम इन मूल्यों की बात करते हैं, जवाबदेही, गरिमा, सलाह मशवरा, तो ये सिर्फ सरकारों तक ही सीमित नहीं रहते हैं ना? नहीं। यही लोकतंत्र का बृहत्तर यानी बड़ा अर्थ है। लोकतंत्र सिर्फ एक राजनीतिक व्यवस्था नहीं है, ये फैसले लेने का एक तरीका है, एक सिद्धांत है। जैसे एक परिवार में, क्या कोई परिवार लोकतांत्रिक हो सकता है जहां बड़े फैसलों में बच्चों की भी राय ली जाए? या एक क्लासरूम? क्या एक क्लासरूम लोकतांत्रिक हो सकता है जहां छात्रों को सवाल पूछने और असहमति जताने की आजादी हो? तो ये एक आदर्श की तरह है, एक लक्ष्य जिसकी तरफ हम लगातार बढ़ने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। शायद कोई भी देश कभी परफेक्ट लोकतंत्र नहीं बन सकता। ये एक मंजिल नहीं, एक सफर है। और इस सफर को जारी रखने की जिम्मेदारी सिर्फ नेताओं की नहीं, बल्कि हम नागरिकों की है। बिल्कुल। तो आज की इस गहरी पड़ताल से जो बात निकल कर आई वो ये है कि लोकतंत्र एक इमारत की तरह है जिसके 4 स्तंभ हैं। चुने हुए लोगों के हाथ में असली ताकत, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, हर नागरिक के लिए बराबर वोट का अधिकार और कानून और अधिकारों का सम्मान। और एक भी स्तंभ कमजोर हुआ तो पूरी इमारत खतरे में पड़ जाती है। और ये कमियां होने के बावजूद ये व्यवस्था हमें जवाबदेही, बेहतर फैसले और सबसे बढ़कर मानवीय गरिमा का सम्मान करने का एक ढांचा देती है, जो इसे हर दूसरे विकल्प से बेहतर बनाता है। जो हमें आखिर में एक सवाल पर लाकर छोड़ता है जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए। क्या सवाल? हम अक्सर लोकतंत्र के लिए बाहरी खतरों से डरते हैं, जैसे कोई सैन्य तख्तापलट या कोई क्रांति,
पर शायद आज के दौर का असली खतरा वो नहीं है। तो क्या है? असली खतरा है लोकतंत्र का अंदर से खोखला हो जाना। जहां चुनाव होते रहें, संसद चलती रहे, सारी रस्में निभाई जाती रहें, पर उसके अंदर की आत्मा यानी असली ताकत, जवाबदेही और अधिकार धीरे धीरे खत्म कर दिए जाएं और हमारे पास बस एक खूबसूरत लेकिन खाली खोल रह जाएं। ये सोचने वाली बात है। तो अब हमारे श्रोताओं के लिए कुछ सवाल। पहला, पाकिस्तान और चीन के उदाहरणों से हमने सीखा कि सिर्फ चुनाव होना ही लोकतंत्र नहीं है। आपके विचार में किसी देश को लोकतांत्रिक कहने के लिए सबसे जरूरी शर्त क्या है? दूसरा सवाल, रॉबर्ट मुगाबे का उदाहरण दिखाता है कि लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकते हैं। क्या आप अपने आसपास या देश में ऐसा कोई उदाहरण सोच सकते हैं? तीसरा, एक व्यक्ति एक वोट एक मोल का सिद्धांत क्यों इतना महत्वपूर्ण है? चौथा, भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश को लोकतंत्र ने कैसे एक साथ जोड़कर रखा है? अपने विचार कमेंट्स में बताइए। एक और सवाल, क्या आप मानते हैं कि लोकतंत्र में फैसले लेने में होने वाली देरी एक कमी है या एक ताकत, और क्यों? और एक आखिरी सवाल, आपके परिवार में या आपकी कक्षा में फैसले किस तरह लिए जाते हैं? क्या आप उसे एक लोकतांत्रिक तरीका कहेंगे? उम्मीद है कि लोकतंत्र पर इस गहरी चर्चा से आपकी समझ और स्पष्ट हुई होगी। सवाल पूछते रहिए और सीखते रहिए। आप सभी को आपकी पढ़ाई और भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले अंक में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे, केवल आपके अपने चैनल ड्रोना पर। आज हम इस पॉडकास्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन यानी संविधान निर्माण के बारे में विस्तार से समझेंगे। और ये सिर्फ स्कूल की किताबों का कोई सूखा हुआ चैप्टर नहीं है, ये असल में किसी भी देश की बुनियाद की कहानी है। बुनियाद की कहानी। हाँ, कि वो बना कैसे, किन तूफानों से गुजरा और भविष्य के लिए उसने क्या सपने देखे। बिल्कुल। और इन्हीं सपनों से जुड़ा एक सवाल मेरे मन में आता है, क्या ये मुमकिन है कि जिन लोगों ने एक दूसरे पर दशकों तक जुल्म ढाए हों, वही लोग एक मेज पर बैठकर अपने देश का भविष्य लिखें? सुनने में मतलब नामुमकिन सा लगता है। लगता तो है। लेकिन आज हम एक ऐसे ही देश दक्षिण अफ्रीका की कहानी से शुरुआत करेंगे। सही कहा। किसी भी देश को, खासकर एक लोकतंत्र को चलाने के लिए कुछ बुनियादी नियमों की जरूरत होती ही है। ये नियम ही वो गेम रूल्स हैं जिन पर सब सहमत होते हैं। अच्छा। सरकार कैसे बनेगी, नागरिकों को क्या अधिकार मिलेंगे, सरकार की हदें क्या होंगी, इन सब नियमों की किताब ही संविधान है। मतलब देश का सुप्रीम लॉ जिसके ऊपर कुछ भी नहीं। बिल्कुल। तो आज की हमारी चर्चा में हम दो बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलेंगे। पहला, दक्षिण अफ्रीका का, जहां नफरत और भेदभाव की राख से एक इंद्रधनुषी राष्ट्र का जन्म हुआ। और दूसरा, हमारे अपने भारत का, जहां आजादी के साथ साथ बंटवारे के दर्द के बीच दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान गढ़ा गया। और ये समझना बहुत जरूरी है कि संविधान सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है। नहीं, ये किसी भी देश की आत्मा है, एक वादा है जो उस देश के लोग खुद से करते हैं। तो चलिए इस वादे को समझने के लिए सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका की कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, अपार्थाइड यानी रंग भेद। जी, और ये कोई मामूली भेदभाव नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक बाकायदा ऑफिशियल सिस्टम था जिसे गोरी यूरोपीय सरकार चला रही थी। एक बहुत ही क्रूर नस्लीय भेदभाव की व्यवस्था। इसमें लोगों को उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर बांट दिया गया था। हाँ, श्वेत, अश्वेत, कलर्ड और भारतीय मूल के लोग। और सबसे अजीब बात ये कि जो मूल अफ्रीकी लोग थे यानी अश्वेत, वो आबादी का लगभग 3/4 हिस्सा थे। लेकिन सारे अधिकार और सारी ताकत मुट्ठी भर गोरे लोगों के हाथ में थी। बिल्कुल। और ये बंटवारा सिर्फ कागज पर नहीं था, ये रोजमर्रा की जिंदगी में जहर घोल रहा था। जैसे अश्वेतों को वोट देने का हक नहीं था, उन्हें गोरों की बस्तियों में रहने की इजाजत नहीं थी। वहां काम करने के लिए भी परमिट लेना पड़ता था। जी, ट्रेन, बस, स्कूल, अस्पताल, लाइब्रेरी, यहाँ तक कि चर्च और कब्रिस्तान भी अलग अलग थे। इसी को सेग्रीगेशन या अलगाव कहते थे। हाँ, आप कल्पना कीजिए, उस दौर में समुद्र के किनारे एक बोर्ड लगा होता था जिस पर लिखा होता था, ये क्षेत्र केवल श्वेत जाति के सदस्यों के उपयोग के लिए आरक्षित है। ये उस समय की कड़वी सच्चाई थी। और तो और, अश्वेत लोग इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के लिए कोई संगठन तक नहीं बना सकते थे, उन पर भी पाबंदी थी। लेकिन हर जुल्म के खिलाफ कोई न कोई आवाज तो उठती ही है। दक्षिण अफ्रीका में वो सबसे बुलंद आवाज थे नेल्सन मंडेला।
जी, उन्होंने इस रंग-भेद की व्यवस्था को जड़ से उखाड़ने की ठान ली थी। उनका एक बहुत मशहूर बयान है जो उनके पूरे संघर्ष का निचोड़ बताता है। उन्होंने कहा था, मैंने गोरों के दबदबे के खिलाफ संघर्ष किया है और मैंने अश्वेतों के दबदबे के खिलाफ भी संघर्ष किया है। मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और आजाद समाज का सपना देखा है जिसमें सभी लोग बराबरी और सद्भाव के साथ रहें। ये बात साफ करती है कि उनकी लड़ाई किसी एक नस्ल के खिलाफ नहीं बल्कि हर तरह के अन्याय के खिलाफ थी। बिल्कुल, हर तरह के दबदबे के खिलाफ। और इसी संघर्ष की वजह से गोरी सरकार ने उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया और 1964 में उन्हें और 7 दूसरे नेताओं को भी। हाँ, उन्हें और 7 दूसरे नेताओं को उम्र कैद की सजा सुनाकर रोबेन द्वीप की खतरनाक जेल में डाल दिया। अपनी जिंदगी के 27 साल उन्होंने उस जेल की कालकोठरी में बिताए। लेकिन मंडेला जेल में थे, उनका संघर्ष बाहर जिंदा था। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी ANC के झंडे तले विरोध प्रदर्शन और हड़तालें इतनी बढ़ गईं कि गोरी सरकार की नींव हिलने लगी। और दुनिया भर के देशों ने भी इस रंगभेद की नीति की आलोचना की और दक्षिण अफ्रीका पर कई तरह की पाबंदियां भी लगा दी। आखिरकार जुल्म की दीवार को टूटना ही था, सरकार को झुकना पड़ा। उन्होंने भेदभाव वाले कानून वापस लिए, राजनीतिक दलों पर से बैन हटाया और 28 साल की लंबी कैद के बाद नेल्सन मंडेला एक आजाद इंसान बन के जेल से बाहर आए। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया, 26 अप्रैल 1994 की आधी रात। दक्षिण अफ्रीका का पुराना झंडा उतारा गया और उसकी जगह एक नया बहुरंगी झंडा फहराया गया। देश एक नया लोकतांत्रिक राष्ट्र बना, रंगभेद की सरकार का अंत हुआ और एक ऐसी सरकार बनाने का रास्ता खुला जिसमें हर नस्ल की भागीदारी हो। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा तो अब शुरू होता है। संविधान का निर्माण। हाँ, आजादी के बाद सत्ता अश्वेत नेताओं के हाथ में थी। 27 साल जेल में बिताने वाला इंसान अगर चाहता तो अपने ऊपर जुल्म करने वालों से चुन चुन कर बदला ले सकता था, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। यहीं पर मंडेला का कद बहुत बड़ा हो जाता है। उन्होंने बदले की राजनीति को पूरी तरह खारिज कर दिया और माफी और सुलह का रास्ता चुना। उन्होंने अश्वेत लोगों से अपील की कि वे गोरों को उनके अत्याचारों के लिए माफ कर दें। ये सोचना भी अविश्वसनीय है। उन्होंने कहा, आइए हम सब मिलकर एक ऐसे नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण करें जो सभी नस्लों और स्त्री पुरुषों की समानता, सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों पर आधारित हो। बिल्कुल, और सिर्फ कहा नहीं, करके दिखाया। दमन करने वाले और दमन सहने वाले यानी श्वेत और अश्वेत पक्ष दोनों एक साथ एक टेबल पर बैठे। 2 साल तक हर मुद्दे पर तीखी बहसें हुई, चर्चा हुई। 2 साल जी। और इस मंथन से जो संविधान निकला वो दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया। मिसाल क्यों बना? ऐसा क्या खास था उसमें? खास ये था कि उसने अपने नागरिकों को इतने व्यापक अधिकार दिए जो उस वक्त किसी और देश में नहीं थे। सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक अधिकार, जैसे सबको घर और स्वास्थ्य सेवा का अधिकार, इन सबको कानूनी तौर पे लागू करने की बात कही गई। इसीलिए दक्षिण अफ्रीका को इंद्रधनुषी राष्ट्र या रेनबो नेशन कहा गया। हाँ, जहाँ अलग अलग रंग के लोग नफरत भुलाकर एक साथ रहते हैं। और यहीं पर मैं अपने सुनने वालों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जरूर। जरा सोचकर बताइए, अगर नेल्सन मंडेला और उनके साथियों ने सत्ता में आने के बाद गोरों से बदला लेने का फैसला किया होता तो आज दक्षिण अफ्रीका का भविष्य कैसा होता? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। दक्षिण अफ्रीका की ये कहानी हमें एक बहुत बुनियादी सवाल पर ले आती है कि आखिर किसी भी देश को संविधान की जरूरत पड़ती ही क्यों है? बिल्कुल, संविधान का पहला और सबसे जरूरी काम यही है, अलग अलग तरह के लोगों में भरोसा और तालमेल पैदा करना। जैसे दक्षिण अफ्रीका में श्वेत और अश्वेत दोनों को एक दूसरे पर भरोसा नहीं था। जी, दोनों के अपने अपने डर थे। अश्वेत बहुमत चाहता था कि लोकतांत्रिक उसूलों से कोई समझौता न हो, और श्वेत अल्पसंख्यक अपनी संपत्ति और अपने विशेषाधिकारों को लेकर डरे हुए थे। तो ऐसे में संविधान ने एक कॉमन ग्राउंड तैयार किया, कुछ ऐसे बुनियादी नियम बनाए जिन पर दोनों पक्ष सहमत हुए ताकि भविष्य में कोई किसी को धोखा ना दे सके। एक तरह से खेल के नियम पहले ही तय कर दिए गए। एग्जैक्टली। दूसरा काम है सरकार का ढांचा तय करना, यानी ये बताना कि सरकार बनेगी कैसे, किसके पास कितनी शक्ति होगी, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के क्या काम होंगे, संसद कैसे चलेगी, ये सब। जी, ये सब संविधान में साफ साफ लिखा होता है। और तीसरा काम जो शायद सबसे जरूरी है, वो है सरकार की शक्तियों पर लगाम लगाना। बिल्कुल, सरकार को तानाशाह बनने से रोकना और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। ये वो अधिकार हैं जिन्हें सरकार भी हमसे छीन नहीं सकती। और चौथा काम है एक अच्छे समाज के लिए आकांक्षाएं तय करना। संविधान सिर्फ ये नहीं बताता कि सरकार क्या करेगी,
बल्कि ये भी बताता है कि हम सब मिलकर कैसा देश बनाना चाहते हैं। तो ये एक विजन डॉक्यूमेंट है, एक सपना है जिसे पूरा करने के लिए देश को काम करना है। बिल्कुल। तो हमने देखा कि संविधान सरकार पर सीमाएं लगाता है और एक अच्छे समाज का सपना दिखाता है। भारत के सामने तो ये चुनौती और भी बड़ी थी। बहुत बड़ी चुनौती थी। यहाँ सिर्फ श्वेत अश्वेत का मुद्दा नहीं था, बल्कि सैकड़ों रियासतें, भाषाएं और धर्म थे। जी, भारत का संविधान जिन हालात में बनना वो बेहद मुश्किल थे। देश का जन्म ही धर्म के आधार पर हुए बंटवारे के साथ हुआ था। ये भारत और पाकिस्तान दोनों के लोगों के लिए एक भयानक सदमा था। उस हिंसा में 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। और एक और सिरदर्द था रियासतों का। अंग्रेजों ने 500 से ज्यादा रजवाड़ों को आजाद छोड़ दिया था। उनसे कहा गया कि आपकी मर्जी है, चाहे भारत में मिलें, पाकिस्तान में मिलें या आजाद रहें। इन सबको एक देश की माला में पिरोना एक बहुत ही नाजुक और मुश्किल काम था। तो जब संविधान लिखा जा रहा था, तब देश का भविष्य आज की तरह सुरक्षित नहीं लग रहा था। बिल्कुल नहीं। बनाने वालों के मन में देश को एक रखने की चिंता सबसे बड़ी थी। लेकिन इन सारी मुश्किलों के बीच हमारे पास एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था, जो दक्षिण अफ्रीका के पास नहीं था। वो था सहमति का। सहमति। हाँ, दक्षिण अफ्रीका में तो आजादी के बाद सहमति बनानी पड़ी, लेकिन भारत में आजादी की लड़ाई के दौरान ही इस बात पर एक आम राय बन चुकी थी कि आजाद भारत कैसा होगा। अच्छा, मतलब हमारा राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई नहीं था। नहीं, वो भारत के भविष्य को गढ़ने की एक लंबी प्रक्रिया भी थी। इसकी जड़ें तो काफी गहरी हैं। 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 दूसरे नेताओं ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार कर लिया था। और 1931 के कराची अधिवेशन में तो बाकायदा एक प्रस्ताव पास हुआ था कि आजाद भारत का संविधान कैसा दिखेगा। उसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी हर वयस्क को वोट का अधिकार, आजादी और बराबरी का अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा, ये सारी बातें पहले से ही तय थीं। तो इन बुनियादी मूल्यों पर हमारे ज्यादातर नेता आजादी से पहले ही सहमत हो चुके थे। जी। तो फिर यह संविधान लिखने का काम असल में किया किसने? ये काम किया चुने हुए प्रतिनिधियों की एक सभा ने, जिसे हम संविधान सभा या द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं। इस सभा के लिए चुनाव जुलाई 1946 में हुए थे, लेकिन इसके तुरंत बाद देश का बंटवारा हो गया। तो संविधान सभा भी भारत और पाकिस्तान 2 हिस्सों में बंट गई। हाँ, और भारतीय संविधान सभा में 299 सदस्य थे। लेकिन 299 लोग एक कमरे में, क्या उनमें आपस में मतभेद नहीं हुए? इतनी विविधता के साथ किसी एक बात पर सहमत होना तो बहुत मुश्किल रहा होगा। मुश्किल तो था। ये प्रक्रिया असल में चली कैसे? बहुत अच्छा सवाल है, और यही भारतीय संविधान की खूबसूरती है। इस सभा का चुनाव सीधे जनता ने नहीं किया था, लेकिन फिर भी ये पूरे भारत की एक झलक थी। मतलब इसमें अलग अलग राजनीतिक दलों, भाषाओं, जातियों, वर्गों और धर्मों के लोग थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभा के अध्यक्ष थे, तो सरदार पटेल, मौलाना आजाद, सरोजिनी नायडू जैसे बड़े बड़े नाम इसका हिस्सा थे। और इस सभा ने जो काम करने का तरीका अपनाया वो भी लाजवाब था। बिल्कुल, बहुत ही व्यवस्थित, खुला और सबकी सहमति से काम करने वाला। तो सबसे पहले क्या हुआ? पहले कुछ बुनियादी सिद्धांत तय किए गए। फिर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, जिसका काम था चर्चा के लिए एक ड्राफ्ट संविधान तैयार करना। और उस ड्राफ्ट पर जो बहस हुई वो असाधारण थी। असाधारण से भी बढ़कर। आप सोचिए, लगभग 3 साल तक 114 दिन वो लोग सिर्फ बहस करते रहे, एक एक शब्द पर, एक एक कॉमा पर। जी, 2000 से ज्यादा संशोधनों पर विचार किया गया। इस पूरी बहस को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के नाम से 12 मोटे-मोटे खंडों में छापा गया है। हाँ, और वो आज भी हमारे लिए खजाना है। वो बताते हैं कि संविधान के हर एक प्रावधान के पीछे क्या सोच थी, क्या तर्क थे। और इसी कड़ी मेहनत के बाद 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसी दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। यहीं पर एक और सवाल बनता है, हमारे संविधान निर्माताओं ने दुनिया के कई संविधानों से प्रेरणा ली। हाँ, जैसे ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली और अमेरिका से मौलिक अधिकार। तो हमारे सुनने वालों के हिसाब से दूसरे देशों से अच्छे विचार लेना समझदारी थी, या हमें सब कुछ सिर्फ और सिर्फ खुद ही सोचना चाहिए था? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। अब बात करते हैं संविधान की आत्मा की, उन मार्गदर्शक मूल्यों की जिन पर हमारा पूरा देश टिका है। किसी भी संविधान की आत्मा उसकी प्रस्तावना यानी प्रियम्बल में बसती है।
ये संविधान की शुरुआत में दिया गया एक छोटा सा बयान है जो पूरे संविधान का सार, उसका दर्शन बता देता है। और इस दर्शन को समझने के लिए उस समय के बड़े नेताओं के सपनों और चिंताओं को देखना जरूरी है। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन उनके विचारों का हर किसी पर गहरा असर था। 1931 में उन्होंने अपनी पत्रिका यंग इंडिया में लिखा था कि वो कैसा भारत चाहते हैं। कैसा भारत? एक ऐसा भारत जो हर तरह के भेदभावों से आजाद हो, जिसमें कोई ऊंच नीच न हो, सभी समुदाय प्यार से रहें और छुआछूत जैसे अभिशाप के लिए कोई जगह न हो। एक ऐसा भारत जहां औरतों को भी मर्दों के बराबर अधिकार मिले, ये उनका सपना था। जी। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्हें हम संविधान का जनक कहते हैं, उनके मन में एक गहरी चिंता थी। उन्होंने संविधान सभा में अपने आखिरी भाषण में एक बड़ी चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था, 26 जनवरी 1950 को हम एक विरोधाभासी जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। विरोधाभासी? हाँ, राजनीति में हमारे पास समानता होगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता बनी रहेगी। अच्छा, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी थी कि सिर्फ राजनीतिक आजादी काफी नहीं है। बिल्कुल। और फिर जवाहरलाल नेहरू का 15 अगस्त 1947 की आधी रात को दिया गया मशहूर भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, जिसमें उन्होंने गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और मौकों की असमानता को खत्म करने का प्रण लिया था। इन सभी सपनों, चिंताओं और प्रण का निचोड़ हमें प्रस्तावना के कुछ खास शब्दों में मिलता है। जी, चलिए इन्हें आसान भाषा में समझते हैं। पहला शब्द है संप्रभु, सॉवरन। मतलब भारत अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरह आजाद है, कोई बाहरी ताकत हमें हुक्म नहीं दे सकती। फिर है समाजवादी, सोशलिस्ट। इसका लक्ष्य है कि देश की दौलत कुछ लोगों के हाथ में सिमट कर ना रह जाए, बल्कि उसका बंटवारा बराबरी से हो। और सरकार अमीर गरीब के बीच की खाई को कम करे। सही। फिर है पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर। इसका मतलब है कि देश का अपना कोई धर्म नहीं होगा, सरकार की नजर में सभी धर्म बराबर हैं। और हर नागरिक को अपनी मर्जी का धर्म मानने की पूरी आजादी है। अगला है लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक, यानी एक ऐसी सरकार जिसे लोग खुद चुनते हैं। शासक जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। और गणराज्य, रिपब्लिक। इसका मतलब है कि देश का मुखिया यानी हमारे राष्ट्रपति जनता द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, कोई खानदानी राजा या रानी नहीं। और आखिर में वो 4 स्तंभ जिन पर ये पूरी इमारत खड़ी है: न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। यही वो मूल्य है जिन्हें हमारा संविधान हासिल करना चाहता है। तो आज हमने देखा कि संविधान सिर्फ नियमों की एक सूखी किताब नहीं है, बल्कि ये एक राष्ट्र के संघर्ष, बलिदान, उम्मीदों और सपनों का जीता जागता प्रतीक है। बिल्कुल। दक्षिण अफ्रीका की कहानी हमें सिखाती है कि कैसे गहरे से गहरे जख्मों को भरकर भी एक साझा भविष्य बनाया जा सकता है। और भारत के संविधान का निर्माण हमें सिखाता है कि बेशुमार विविधता के बावजूद बातचीत और सहमति के रास्ते पर चलकर एक मजबूत लोकतांत्रिक नींव रखी जा सकती है। और ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक जिंदा दस्तावेज है जो वक्त के साथ समाज की जरूरतों और आकांक्षाओं के हिसाब से बदलता और विकसित होता रहता है। बिल्कुल। आज की चर्चा के बाद एक सवाल मेरे मन में रह गया है, और इसी सवाल के साथ हम अपने सुनने वालों को भी छोड़ा जाते हैं। हाँ। संविधान हमें एक आदर्श समाज का नक्शा तो देता है, लेकिन उस नक्शे पर बताए रास्ते पर चलने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? सिर्फ सरकार की या हम नागरिकों की भी? और आजादी के 75 साल बाद हम उस रास्ते पर कितना आगे बढ़ पाएं? उम्मीद है कि आज की इस चर्चा से हमारे सुनने वालों को संविधान के महत्व को एक नए नजरिए से देखने में मदद मिली होगी। अपनी पढ़ाई जारी रखें, सवाल पूछते रहें और सीखते रहें। हम आपके सभी सवालों और कमेंट्स का इंतजार करेंगे। आपसे अगली बार मिलेंगे एक नए और दिलचस्प विषय के साथ, सिर्फ ड्रोना पर। आज हम इस बातचीत में चुनावी राजनीति के बारे में विस्तार से समझेंगे। कभी सोचा है कि अगर हमारे देश में चुनाव होते ही नहीं तो क्या होता? क्या चुनाव सिर्फ उंगली पर स्याही लगवाने और बटन दबाने की एक रस्म है, या फिर ये वो धुरी है जिस पर हमारा पूरा लोकतंत्र घूमता है? बिल्कुल। आज हम इसी की गहराइयों में उतरेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये चुनाव जो हर कुछ साल में एक त्योहार की तरह आते हैं, असल में हमारे देश की तकदीर कैसे तय करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका किसी किताबी परिभाषा से नहीं, बल्कि एक असली कहानी से शुरू करना है। अच्छा। हाँ,
हम 1987 में हरियाणा में हुए एक चुनाव की बात करेंगे। ये कहानी सिर्फ एक राज्य के चुनाव की नहीं है, बल्कि ये हमें वो पैटर्न दिखाती है जो आज भी मतलब भारतीय राजनीति में बार बार दोहराया जाता है, वादों का, उम्मीदों का और जनता की ताकत का। तो चलिए सीधे चलते हैं 1987 के हरियाणा में। उस वक्त वहां कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन माहौल में एक बेचैनी थी, एक बदलाव की आहट थी। हाँ, और उस बदलाव का चेहरा थे विपक्ष के नेता चौधरी देवीलाल। उन्होंने न्याय युद्ध नाम से एक आंदोलन शुरू किया और लोक दल नाम की एक नई पार्टी बनाई। दिलचस्प बात ये थी कि वो अकेले नहीं थे, उन्होंने दूसरी विपक्षी पार्टियों को भी अपने साथ मिलाया था। और हर चुनाव एक बड़े वादे पर लड़ा जाता है। उनका सबसे बड़ा वादा क्या था? उनका वादा बहुत सीधा और असरदार था। उन्होंने ऐलान किया कि अगर उनकी पार्टी जीती तो सरकार का सबसे पहला काम होगा किसानों और छोटे व्यापारियों का कर्ज माफ करना। अच्छा। ये एक ऐसा वादा था जिसने, आप कह सकती हैं, सीधे आम आदमी की दुखती रग पर हाथ रख दिया था। और जाहिर है इसका असर तो हुआ होगा। लोग मौजूदा सरकार से शायद खुश नहीं थे और ये वादा एक उम्मीद की किरण जैसा लगा। बिल्कुल। जब नतीजे आए तो सब हैरान रह गए। लोक दल और उसके सहयोगियों ने 90 में से 76 सीटें जीत ली। 77? हाँ, 76। अकेले लोक दल को 60 सीटें मिली, जो बहुमत से कहीं ज्यादा था। और कांग्रेस का क्या हुआ? कांग्रेस जो सत्ता में थी वो सिर्फ 5 सीटों पर सिमट गई। सिर्फ 5? ये तो जबरदस्त जीत थी। और क्या देवीलाल ने अपना वादा निभाया? हाँ, मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने अपना वादा पूरा किया। छोटे किसानों, खेतीहर मजदूरों और छोटे व्यापारियों के जो बकाया कर्ज थे वो माफ कर दिए गए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। यहाँ एक और दिलचस्प मोड़ है। वो क्या? उनकी पार्टी 4 साल तक सत्ता में रही, पर 1991 में जब अगले चुनाव हुए तो जनता ने उन्हें हरा दिया। क्या बात है? हाँ, कांग्रेस फिर से चुनाव जीतकर सत्ता में वापस आ गई। ये तो कमाल है। मतलब एक करिश्माई वादा आपको सत्ता दिला तो सकता है, लेकिन शायद सत्ता में बनाए नहीं रख सकता। यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। ये एक क्लासिक पैटर्न दिखाता है। लोक लुभावन वादे चुनाव तो जिता सकते हैं, लेकिन सरकार चलाने के लिए सिर्फ वादे काफी नहीं होते। सही बात है। देवीलाल का कर्ज माफी का वादा एक शॉर्ट टर्म जीत थी, लेकिन 4 साल बाद की हार ये दिखाती है कि जनता लंबे समय में गवर्नेंस पर भी नजर रखती है, और ये आज भी उतना ही सच है। ये हमें बताता है कि चुनाव में असली ताकत वोटर के हाथ में होती है, जो किसी को भी अर्श से फर्श पर ला सकती है। देवीलाल का सत्ता में आना और फिर हार जाना ये दिखाता है कि सत्ता स्थायी नहीं है। इसका मतलब है कि पार्टियों को हमेशा एक दूसरे से लड़ना पड़ता है। यही तो है राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, है ना? पर क्या ये देश के लिए हमेशा अच्छी होती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, चुनाव का मतलब ही राजनीतिक कंपटीशन है। इसके कुछ नुकसान तो साफ दिखते हैं। जैसे? हम सब ने देखा है कि कैसे पार्टी पॉलिटिक्स की वजह से मोहल्ले और गांव में गुटबाजी हो जाती है। पार्टियां एक दूसरे पर कीचड़ उछालती हैं, चुनाव जीतने के लिए कई बार गलत तरीके अपनाती हैं। ये थ्योरी में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कई लोग कहते हैं कि ये कंपटीशन अब सिर्फ चुनाव जीतने तक सीमित हो गया है, जनता की सेवा करने तक नहीं। पार्टियां बस किसी भी तरह सत्ता में आना चाहती हैं, चाहे उसके लिए कितने भी झूठे वादे करने पड़े या समाज को बांटना पड़े। इस पर क्या कहेंगी? आपकी बात में दम है, और यह आज की राजनीति का एक कड़वा सच भी है। इसी अनहेल्दी कंपटीशन की वजह से कई अच्छे लोग राजनीति में आने से कतराते भी हैं। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं को इन खतरों का अंदाजा था। अच्छा। हाँ, फिर भी उन्होंने जानबूझकर हमारे भविष्य के नेताओं को चुनने के लिए स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा का ही रास्ता चुना। ऐसा क्यों? क्या कोई और बेहतर विकल्प नहीं था उनके पास? क्योंकि लंबे समय में ये सिस्टम बेहतर काम करता है। सोचिए, ये एक बाजार की तरह है। एक दुकानदार भले ही सिर्फ अपने मुनाफे के बारे में सोचे, लेकिन उसे ग्राहक को अच्छी सेवा देने के लिए मजबूर होना पड़ता है, वरना ग्राहक दूसरी दुकान पर चला जाएगा। बिल्कुल ठीक उसी तरह राजनीतिक दल अगर सिर्फ सत्ता में बने रहना चाहते हैं, तब भी उन्हें जनता की सेवा करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यह कंपटीशन नेताओं को हमेशा चौकन्ना रखता है। उन्हें पता है कि अगर उन्होंने काम नहीं किया तो जनता उन्हें अगले चुनाव में बाहर का रास्ता दिखा देगी। मतलब ये कंपटीशन एक तरह से चेक्स एंड बैलेंसेस का काम करता है, जो नेताओं को जनता के प्रति जवाबदेह बनाए रखता है। एकदम सही। ये परफेक्ट सिस्टम नहीं है,
पर ये नेताओं को याद दिलाता रहता है कि असली बॉस तो जनता है। ठीक है, तो ये तो हुई कंपटीशन की बात। अब जरा भारत के इस विशाल चुनावी सिस्टम की मशीनरी को समझते हैं। शुरुआत करते हैं निर्वाचन क्षेत्रों यानी कॉन्स्टिट्यूएंसी से। हम अक्सर ये शब्द सुनते हैं, पर इसका मतलब क्या है? आसान भाषा में चुनाव के लिए पूरे देश को छोटी छोटी भौगोलिक इकाइयों में बांट दिया जाता है। इन्हीं इलाकों को हम निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। हर क्षेत्र से जनता अपना एक प्रतिनिधि चुनती है। लोकसभा चुनाव के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। और इन 543 क्षेत्रों से जो चुने जाते हैं उन्हें हम सांसद या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब एमपी कहते हैं। और राज्यों में भी ऐसा ही होता है? हाँ, हर राज्य भी विधानसभा क्षेत्रों में बटा होता है, जहां से विधायक या एमएलए चुने जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी सिद्धांत काम करता है। वो क्या है? संविधान ये सुनिश्चित करता है कि हर निर्वाचन क्षेत्र में वोटरों की संख्या लगभग बराबर हो। ये क्यों इतना जरूरी है? क्योंकि यही एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य के सिद्धांत को असलियत में लागू करता है। सोचिए, अगर एक सांसद 1 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करे और दूसरा 20 लाख लोगों का, तो दूसरे क्षेत्र के हर वोट का मूल्य कम हो जाएगा। बिल्कुल 20 गुना कम। आबादी को बराबर रखने की ये कोशिश हर नागरिक की आवाज को बराबर वजन देती है। ये सुनने में साधारण लगता है, पर यह हमारे लोकतंत्र का आधार है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन मैंने आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों यानी रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में भी सुना है। जब सब बराबर हैं तो फिर कुछ सीटों को आरक्षित करने की क्या जरूरत पड़ी? हमारे संविधान निर्माता बहुत दूरदर्शी थे। उन्हें ये चिंता थी कि खुली चुनावी प्रतिस्पर्धा में, जहां पैसा और प्रभाव बहुत मायने रखता है, समाज के कुछ कमजोर वर्ग, खासकर अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, इन वर्गों के लोगों को संसद या विधानसभाओं में पहुंचने का सही मौका ही नहीं मिलेगा। हो सकता है कि संसाधनों की कमी की वजह से वो कभी चुनाव जीत ही ना पाए। तो इस समस्या को हल करने के लिए ये आरक्षण की व्यवस्था की गई। हाँ, इसके लिए कुछ सीटें इन वर्गों के लिए आरक्षित कर दी गईं। एससी आरक्षित सीट से केवल एससी समुदाय का व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है और एसटी आरक्षित सीट से केवल एसटी समुदाय का। अच्छा। आज लोकसभा में 84 सीटें एससी और 47 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। और वोट कौन डालता है इन सीटों पर? क्या सिर्फ उसी समुदाय के लोग? नहीं, यही इसकी खूबसूरती है। वोट उस क्षेत्र के सभी वोटर डालते हैं, चाहे वे किसी भी जाति या समुदाय के हों। अच्छा। इससे ये सुनिश्चित होता है कि चुना हुआ प्रतिनिधि सिर्फ अपने समुदाय का नहीं बल्कि पूरे निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधि हो। बाद में ये व्यवस्था स्थानीय स्तर पर ओबीसी और महिलाओं के लिए भी लागू की गई। ये तो इस सीटों की बात अब आते हैं उस सवाल पे जो मुझे हमेशा परेशान करता है, और मुझे यकीन है कि कई श्रोता भी सोचते होंगे कि जब एक छोटी सी क्लर्क की नौकरी के लिए भी डिग्री चाहिए, तो देश चलाने वाले सांसद या विधायक के लिए कोई शैक्षिक योग्यता क्यों नहीं है? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? देखिए, ये सवाल बहुत जायज है और अक्सर पूछा जाता है, और इसके जवाब में ही लोकतंत्र की आत्मा छुपी है। अच्छा। पहली बात, एक सांसद या विधायक का काम अकेडमिक ज्ञान का प्रदर्शन करना नहीं है। उनका असली काम है लोगों की समस्याओं को समझना, उनकी जरूरतों को महसूस करना और उनकी आवाज बनना। इसकी कोई डिग्री नहीं होती। इसकी असली परीक्षा तो लाखों मतदाता हर 5 साल में लेते हैं। और अगर हम डिग्री अनिवार्य कर दें तो क्या होगा? तो दूसरा और ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है। सोचिए, अगर हम कह दें कि चुनाव लड़ने के लिए स्नातक की डिग्री अनिवार्य है, तो हमारे देश के 90% से ज्यादा नागरिक चुनाव लड़ने के अयोग्य हो जाएंगे। 90% से ज्यादा? हाँ, यह लोकतंत्र की उस मूल भावना के खिलाफ होगा जो हर नागरिक को प्रतिनिधित्व का समान अवसर देने की बात करता है। क्या हम ये कहना चाहते हैं कि एक किसान या एक मजदूर जो शायद औपचारिक रूप से शिक्षित नहीं है लेकिन जमीन की हकीकत को बेहतर समझता है, वो देश चलाने के काबिल नहीं है? ये एक बहुत ही मजबूत तर्क है। मतलब योग्यता का पैमाना डिग्री नहीं बल्कि लोगों से जुड़ने और उनकी समस्याओं को समझने की क्षमता है। वैसे श्रोताओं से हमारा एक सवाल है, क्या उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय हाँ या ना में और उसका कारण जरूर बताएं। बिल्कुल। अब एक बार जब उम्मीदवार तय हो जाते हैं, मतदाता सूची तैयार हो जाती है, तो शुरू होता है चुनाव का सबसे रोमांचक दौर, चुनाव अभियान। हाँ, चुनाव अभियान। उम्मीदवारों की अंतिम सूची आने और वोटिंग की तारीख के बीच करीब 2 हफ्ते का समय होता है। इस दौरान पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक देती हैं। बड़ी बड़ी रैलियां, भाषण और नारे।
मुझे कुछ मशहूर नारे याद आ रहे हैं, जैसे 1971 में कांग्रेस का गरीबी हटाओ, हाँ। या 1977 में जनता पार्टी का लोकतंत्र बचाओ। ये नारे सिर्फ नारे नहीं होते, ये पूरे चुनाव का मूड सेट कर देते हैं। सही कहा। ये नारे दिखाते हैं कि पार्टियां कैसे जनता की नब्ज पकड़ने की कोशिश करती हैं। लेकिन इस अभियान में सब कुछ जायज नहीं होता। इसे नियंत्रित करने के लिए एक बहुत शक्तिशाली टूल है, आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या आचार संहिता। हाँ, जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है, ये लागू हो जाती है। इसके तहत क्या क्या नहीं कर सकते? जाति या धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकता और चुनाव प्रचार के लिए सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अच्छा। कोई भी मंत्री चुनाव की घोषणा के बाद किसी नई परियोजना का शिलान्यास नहीं कर सकता। मुझे याद है एक चुनाव में एक मंत्री ने आचार संहिता लगने के ठीक 5 मिनट बाद एक सड़क का उद्घाटन कर दिया था और चुनाव आयोग ने तुरंत उन पर कार्रवाई की थी। अरे वाह! ये दिखाता है कि आयोग इन नियमों को कितनी गंभीरता से लेता है। फिर आता है मतदान का दिन और उसके बाद वोटों की गिनती। पहले बैलेट पेपर से होता था, अब ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होता है, जिस पर भी खैर काफी बहस चलती रहती है। गिनती के बाद जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो जीत जाता है। ये पूरी प्रक्रिया सुनने में बहुत व्यवस्थित लगती है, लेकिन हम अक्सर चुनावों में धांधली, पैसे के जोर और बाहुबल की खबरें भी सुनते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन सब चुनौतियों के बावजूद क्या भारत में चुनाव वाकई स्वतंत्र और निष्पक्ष हैं? ये वाकई सबसे अहम सवाल है, क्योंकि अगर लोगों का इस प्रक्रिया से भरोसा उड़ गया तो पूरा लोकतंत्र ही खतरे में पड़ जाएगा। बिल्कुल। ये सच है कि चुनौतियां हैं, मतदाता सूची में फर्जी नाम, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग और पैसे का अंधाधुंध इस्तेमाल, ये सब समस्याएं मौजूद हैं। लेकिन अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो ज्यादातर विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत के चुनाव मूल रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष हैं, और इसके पीछे 3 ठोस कारण हैं। वो क्या है? पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण है एक स्वतंत्र और बेहद शक्तिशाली चुनाव आयोग। भारत का चुनाव आयोग सिर्फ एक रेफरी नहीं है, उसके पास जबरदस्त शक्तियां हैं। वो चुनाव की तारीखों के ऐलान से लेकर नतीजों की घोषणा तक हर चीज पर नियंत्रण रखता है। कितना शक्तिशाली! क्या सरकार भी उसके काम में दखल नहीं दे सकती? नहीं, चुनाव के दौरान पूरा सरकारी अमला चुनाव आयोग के अधीन काम करता है, सरकार के नहीं। अच्छा। चुनाव आयोग आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों और पार्टियों को सजा दे सकता है, यहाँ तक कि चुनाव भी रद्द कर सकता है। उसकी स्वतंत्रता हमारी न्यायपालिका की तरह ही है। ठीक है, ये पहला कारण हुआ। दूसरा क्या है? दूसरा कारण है जनता की जबरदस्त भागीदारी। ये बहुत दिलचस्प है। पिछले कुछ दशकों में जब यूरोप और उत्तरी अमेरिका जैसे विकसित देशों में वोटिंग प्रतिशत गिरा है, भारत में यह तो स्थिर रहा है या बढ़ा है। अच्छा। और उससे भी बड़ी बात यह है कि भारत में गरीब, अशिक्षित और वंचित लोग अमीर और पढ़े लिखे लोगों की तुलना में ज्यादा वोट डालते हैं। ये तो पश्चिमी देशों से बिल्कुल उल्टा है। वहां तो अक्सर अमीर और शिक्षित लोग ज्यादा वोट डालते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भारत के आम आदमी को लगता है कि चुनाव से फर्क पड़ता है। उसे भरोसा है कि उसका वोट सरकारें बदल सकता है और उसकी जिंदगी पर असर डाल सकता है। यह भरोसा ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। और तीसरा कारण? इसका कारण है चुनाव परिणामों की स्वीकृति। अगर चुनाव निष्पक्ष ना हो तो हारने वाली पार्टी नतीजों को आसानी से स्वीकार नहीं करती। सही बात है। लेकिन भारत में सत्ता में बैठी पार्टियां नियमित रूप से राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर चुनाव हारती हैं, और हारने वाली पार्टी आमतौर पर नतीजों को जनता का फैसला मानकर शांति से स्वीकार कर लेती है। यह हमारे लोकतंत्र की परिपक्वता को दिखाता है। तो ये 3 स्तंभ, एक स्वतंत्र चुनाव आयोग, जनता की भागीदारी और नतीजों की स्वीकृति, भारतीय चुनावों को मजबूत बनाते हैं। लेकिन जैसा आपने कहा, चुनौतियां भी कम नहीं हैं। बिल्कुल। पैसे का बढ़ता प्रभाव, राजनीति का अपराधीकरण और कुछ पार्टियों में परिवारवाद का बोलबाला, ये ऐसी समस्याएं हैं जिनसे हमें लगातार जूझना होगा। निश्चित रूप से कोई भी लोकतंत्र परफेक्ट नहीं होता। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये चुनौतियां हमें याद दिलाती हैं कि अभी भी सुधार की बहुत गुंजाइश है। तो आज की इस गहरी बातचीत से ये तो साफ है कि चुनाव सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं, बल्कि हमारे लोकतंत्र की जीवन रेखाएं हैं। ये जनता को अपनी सरकार चुनने और उसे जवाबदेह बनाने की शक्ति देते हैं। बिल्कुल। और तमाम चुनौतियों के बावजूद एक स्वतंत्र चुनाव आयोग,
जनता की भारी भागीदारी और परिणामों की शांतिपूर्ण स्वीकृति जैसी खूबियां भारतीय चुनाव प्रणाली को दुनिया के लिए एक मिसाल बनाती हैं। अब जाने से पहले हम अपने श्रोताओं के लिए कुछ सवाल छोड़ना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि आप इन पर सोचें और कमेंट्स में अपने विचार जरूर साझा करें। पहला सवाल, आपके अनुसार भारत में चुनावों को और बेहतर बनाने के लिए सबसे जरूरी एक सुधार क्या होना चाहिए? दूसरा, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य का सिद्धांत लोकतंत्र के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसे अपने शब्दों में समझाइए। तीसरा सवाल, क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग के पास सोशल मीडिया के इस दौर में झूठी खबरों और हेट स्पीच को रोकने के लिए पर्याप्त शक्तियां हैं? चौथा, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों यानी रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज की व्यवस्था पर आपकी क्या राय है? क्या यह आज भी उतनी ही जरूरी है जितनी संविधान बनते समय थी? और आखिरी सवाल, एक वोटर के तौर पर जब कोई पार्टी आपसे बड़े बड़े वादे करती है तो आप उन पर कितना भरोसा करते हैं और कैसे तय करते हैं कि किसे वोट देना है? इन सवालों पर जरूर सोचिएगा। अपनी लोकतांत्रिक शक्तियों को समझें और एक सूचित मतदाता बने। पढ़ते रहें, सीखते रहें और सबसे महत्वपूर्ण, सवाल पूछते रहें। ड्रोना चैनल पर हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए और ज्ञानवर्धक विषय के साथ। आज हम इस पॉडकास्ट में भारतीय लोकतंत्र में सरकारी संस्थानों के कामकाज के बारे में समझेंगे। बिल्कुल। सोचिए, सरकार कोई बड़ा फैसला कैसे लेती है। क्या कोई एक ऑफिसर एक कागज पर साइन करके करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल सकता है? या इसके पीछे एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं कि एक जटिल सिस्टम काम करता है। हाँ, और आज हम इसी सिस्टम की गहराई में उतरेंगे। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये सिस्टम बहुत धीमा है, कंफ्यूजिंग है, लेकिन आज हम देखेंगे कि जो देरी और टकराव है ना, ये सिस्टम की खराबी नहीं बल्कि शायद इसकी सबसे बड़ी ताकत है। मतलब एक तरह का सेफ्टी मैकेनिज्म। एग्जैक्टली, एक सेफ्टी मैकेनिज्म। और इसे समझने के लिए हम कोई किताबी थ्योरी नहीं बल्कि एक असली कहानी का सहारा लेंगी। ये कहानी है एक सरकारी आदेश की जिसने 1990 में पूरे देश में जैसे आग लगा दी थी। हम बात कर रहे हैं मंडल कमीशन की। बिल्कुल। और इसी एक कहानी के जरिए हम सरकार के उन 3 बड़े स्तंभों को समझेंगे जिनके नाम हम सबने सुने हैं। विधायिका यानी लेजिस्लेचर, कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका यानी जुडिशरी। और हम देखेंगे कि ये असल में काम कैसे करते हैं, कैसे आपस में टकराते हैं और कैसे मिलकर देश को चलाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं 13 अगस्त 1990 की तारीख पर। उस दिन भारत सरकार की एक विभाग से एक चिट्ठी निकलती है, एक ऑफिस मेमोरेंडम। OM नंबर 306-123-1990-SCT। सुनने में तो बस एक नंबर लगता है। हाँ, देखने में भी एक मामूली सा सर्कुलर था, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा था। बिल्कुल। उस एक पन्ने ने ऐलान किया कि अब से केंद्र सरकार की सभी नौकरियों में 27% सीटें सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी SEBC के लिए आरक्षित होंगी। इससे पहले तक तो आरक्षण सिर्फ SC और ST के लिए था। हाँ, अब ये एक तीसरी कैटेगरी भी जोड़ दी गई थी। एक पल के लिए सोचें तो ये कितना अजीब लगता है। एक अफसर के दस्तखत से देश में इतना बड़ा बदलाव। जाहिर है वो सिर्फ एक मोहरा थे, असली फैसला तो कहीं और बहुत ऊपर लिया गया होगा। बिल्कुल, वो दस्तखत तो उस आइसबर्ग का सिरा था जो दशकों से पानी के नीचे बन रहा था। इसकी कहानी शुरू होती है 1979 से। उस वक्त मोरारजी देसाई की सरकार थी। उन्होंने कमीशन बनाया था, दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग, और इसके अध्यक्ष थे BP मंडल। हाँ, और इसीलिए ये मंडल कमीशन के नाम से मशहूर हुआ, जिसका काम था भारत में पिछड़े वर्गों की पहचान करना और उनकी भलाई के लिए कुछ सुझाव देना। सही। 1980 में कमीशन अपनी रिपोर्ट सौंप दी। उसमें कई सिफारिशें थीं, पर सबसे बड़ी थी सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण। लेकिन रिपोर्ट आने के बाद कुछ हुआ नहीं। कुछ नहीं, सालों तक वो ठंडे बस्ते में पड़ी रही। संसद में उस पर बहसें होती थीं, राजनीतिक दल बयान देते थे, पर कोई सरकार उसे लागू करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। फिर आया 1989 का लोकसभा चुनाव। हाँ, और VP सिंह की जनता दल पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में एक बड़ा वादा किया कि अगर उनकी सरकार बनी तो वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करेंगे। और वो चुनाव जीते भी, VP सिंह प्रधानमंत्री बने। अब वादे को निभाने का वक्त था। तो प्रक्रिया शुरू हुई। राष्ट्रपति ने संसद में अपने अभिभाषण में सरकार की इस मंशा का जिक्र किया।
फिर 6 अगस्त 1990 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें रिपोर्ट लागू करने का औपचारिक फैसला ले लिया गया। अगले ही दिन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने संसद के दोनों सदनों को इस फैसले के बारे में बताया। इसके बाद ये फैसला संबंधित मंत्रालय को भेजा गया होगा। हाँ, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को। वहां अधिकारियों ने ऑर्डर का ड्राफ्ट तैयार किया, मंत्री की मंजूरी ली और 13 अगस्त 1990 को वो ऐतिहासिक आदेश जारी हो गया। तो देखिए, वो एक पन्ने का आदेश असल में सालों की बहस, एक कमीशन की रिपोर्ट, चुनावी वादे और कैबिनेट की मीटिंग का नतीजा था। लेकिन कहानी तो अब शुरू होनी थी। उस आदेश के आते ही देश में भूचाल आ गया। ये उस वक्त का सबसे बड़ा और सबसे विवादित मुद्दा बन गया। देश भर में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए और उनके जवाब में जवाबी प्रदर्शन भी हुए। कई जगह तो हिंसा भी हुई। समाज एकदम दो ध्रुवों में बंट गया था। बिल्कुल। एक तरफ वो लोग थे जिनका मानना था कि भारत में जातियों के बीच जो हजारों साल की असमानता है, उसे दूर करने के लिए आरक्षण जरूरी है। इससे उन लोगों को सरकारी नौकरियों में मौका मिलेगा जिन्हें अब तक सिस्टम से बाहर रखा गया था। वहीं दूसरी तरफ के लोगों का तर्क था कि ये बराबरी के सिद्धांत के खिलाफ है। इससे उन युवाओं का हक मारा जाएगा जो पिछड़े वर्ग से नहीं है, भले ही वो ज्यादा काबिल क्यों ना हो। उन्हें लगा कि इससे समाज में जातिवाद और बढ़ेगा। जब विवाद इतना बढ़ गया, सड़क से लेकर संसद तक हंगामा होने लगा, तब इस झगड़े को सुलझाने के लिए कौन आगे आया? हमारी कहानी का तीसरा और सबसे अहम किरदार, न्यायपालिका। हाँ, द जुडिशरी। इस सरकारी आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ढेरों याचिकाएं दायर की गईं। और सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी केस को एक साथ जोड़ दिया। और ये केस भारतीय कानून के इतिहास का एक सबसे महत्वपूर्ण केस बना, इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत संघ मामला। इस मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के 11 सबसे सीनियर जजों की बेंच बैठी। महीनों तक दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं और आखिरकार 1992 में कोर्ट ने बहुमत से फैसला सुनाया। और फैसला क्या था? कोर्ट ने कहा कि सरकार का 27% आरक्षण देने का आदेश संवैधानिक रूप से वैध है। अच्छा, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था। यही इस केस का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले को सही तो ठहराया, पर साथ में एक शर्त भी जोड़ दी। कोर्ट ने कहा कि पिछड़े वर्गों में जो लोग आर्थिक रूप से संपन्न हैं, यानी क्रीमी लेयर, उन्हें इस आरक्षण का फायदा नहीं मिलना चाहिए। ये न्यायपालिका का संतुलन साधने वाला एक कमाल का फैसला था। बिल्कुल। सरकार ने कोर्ट की बात मानी, अपने आदेश में क्रीमी लेयर का प्रावधान जोड़ा और 8 सितंबर 1993 को एक नया ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया। और इस तरह ये बड़ा विवाद एक अंजाम तक पहुंचा। सही। ये कहानी सिर्फ एक सरकारी आदेश की नहीं है, ये दिखाती है कि हमारा लोकतंत्र कैसे डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री और कैबिनेट ने फैसला लिया, ये है हमारी राजनीतिक कार्यपालिका। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। और सरकारी अफसरों ने उस फैसले को जमीन पर उतारा, ये है स्थायी कार्यपालिका। परमानेंट एग्जीक्यूटिव। और जब उस फैसले पर विवाद हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे सुलझाया, ये है न्यायपालिका, जुडिशियरी। ये तीनों मिलकर ही सरकार चलाते हैं। लेकिन एक अहम खिलाड़ी अभी भी बाकी है, संसद। सही सवाल। मंडल मामले में फैसला तो सीधे संसद में वोटिंग से नहीं हुआ, तो फिर संसद की जरूरत ही क्या है? यहीं पर हमें संसद का असली रोल समझना होगा। ये मत भूलिए कि सालों तक इसी संसद में मंडल रिपोर्ट पर बहस होती रही थी। उन बहसों ने ही एक राजनीतिक माहौल बनाया और सरकार पर उसे लागू करने का दबाव डाला। ये बात भी सही है। अगर लोकसभा में सरकार के पास बहुमत का समर्थन नहीं होता तो वो इतना बड़ा कदम उठा ही नहीं सकती थी। तो ये हमें संसद के सबसे बड़े काम पर लाता है। ये बहस और चर्चा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय मंच है। लेकिन इसके और भी काम है। सबसे बड़ा काम तो है कानून बनाना। देश का कोई भी कानून संसद की मंजूरी के बिना नहीं बन सकता। इसीलिए तो इसे विधायिका कहते हैं। बिल्कुल। दूसरा, सरकार पर कंट्रोल रखना। भारत में सरकार तभी तक सत्ता में रह सकती है जब तक उसे लोकसभा में बहुमत हासिल हो। सांसद सवाल पूछकर, प्रस्ताव लाकर सरकार को हमेशा जवाबदेह बनाए रखते हैं। और तीसरा, पैसे पर कंट्रोल। सरकार अपनी मर्जी से जनता का 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकती। उसे हर साल संसद से बजट पास करवाना पड़ता है। अच्छा, यहाँ एक बात और। हमारे यहाँ संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। हाँ, और अक्सर लोगों को लगता है कि राज्यसभा उच्च सदन है तो वो ज्यादा ताकतवर होगी। पर असल में ज्यादातर मामलों में लोकसभा का पलड़ा भारी है। वो कैसे? पहली बात, किसी सामान्य बिल पर अगर दोनों में मतभेद हो तो एक जॉइंट सेशन बुलाया जाता है, और क्योंकि लोकसभा के सदस्य ज्यादा होते हैं तो जाहिर है कि फैसला उन्हीं के पक्ष में जाता है।
अच्छा। दूसरी और सबसे जरूरी बात, पैसे से जुड़े मामलों यानी मनी बिल पर सारी ताकत लोकसभा के पास है। राज्यसभा उसे सिर्फ 14 दिन रोक सकती है, पर खारिज नहीं कर सकती। और सबसे बड़ा हथियार? सरकार को गिराने की ताकत। अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है। अगर वो पास हो गया तो प्रधानमंत्री समेत पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। बिल्कुल। वैसे ये तो सरकार की संस्थाओं की बात हुई। हमारे सुनने वालों से एक सवाल है, क्या कोई अपने स्कूल में काम करने वाली ऐसी ही कुछ संस्थाओं के नाम बता सकता है, जैसे प्रिंसिपल का ऑफिस या स्टूडेंट काउंसिल? सोचिए और अपने जवाब कमेंट सेक्शन में लिखिए। बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा, तो संसद कानून बनाती है और सरकार पर नजर रखती है, लेकिन कानून तो सिर्फ कागज पर होता है, उसे जमीन पर उतारने का काम कौन करता है? यहां आती है हमारी कहानी की दूसरी बड़ी प्लेयर, कार्यपालिका यानी द एग्जीक्यूटिव। और कार्यपालिका में दो तरह के लोग होते हैं, है ना? हाँ, एक जिन्हें हम राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं, यानी प्रधानमंत्री और उनके मंत्री। ये वो लोग हैं जिन्हें जनता एक तय समय के लिए चुनती है। और दूसरे हैं स्थायी कार्यपालिका, यानी हमारे सिविल सर्वेंट्स, नौकरशाह, जैसे IAS IPS अफसर। सही। ये परीक्षा पास करके आते हैं और लंबे समय तक नौकरी में रहते हैं। सरकारें आती जाती रहती हैं, पर ये सिस्टम को चलाते रहते हैं। यहाँ एक बड़ा दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। एक मंत्री जो शायद अपने विषय का एक्सपर्ट ना हो, वो एक बेहद पढ़े लिखे और अनुभवी IAS सेक्रेटरी से ज्यादा ताकतवर क्यों होता है? अंतिम फैसला मंत्री का ही क्यों माना जाता है? इसका जवाब लोकतंत्र की आत्मा में छिपा है, क्योंकि लोकतंत्र में असली बॉस तो आखिर में जनता ही होती है। और मंत्री जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि है। बिल्कुल। उसे हर 5 साल में अपने कामों का हिसाब देने के लिए जनता के बीच जाना पड़ता है। एक्सपर्ट अफसर सलाह दे सकता है, फैसले के नफा नुकसान बता सकता है, लेकिन समाज के लिए क्या सही है, ये बड़ा फैसला लेने का अधिकार जनता के प्रतिनिधि को ही दिया गया है। सही कहा। और इन प्रतिनिधियों में सबसे शक्तिशाली है प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या गठबंधन के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। फिर प्रधानमंत्री अपनी टीम चुनते हैं, यानी मंत्रिपरिषद। इस बड़ी टीम में सबसे अहम होते हैं कैबिनेट मंत्री। ये वो कोर ग्रुप है जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर देश के सबसे बड़े फैसले लेता है, जैसा हमने मंडल कमीशन के मामले में देखा। बाकी मंत्री उनकी मदद करते हैं या छोटे मंत्रालयों को संभालते हैं। अब आते हैं राष्ट्रपति पर। अगर प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख है, हेड ऑफ गवर्नमेंट है, तो राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख, हेड ऑफ स्टेट होता है। और हमारे सिस्टम में राष्ट्रपति की भूमिका ब्रिटेन की महारानी की तरह ज्यादातर औपचारिक है। हाँ। देश के सारे काम, सारे कानून, सारी बड़ी नियुक्तियां सब राष्ट्रपति के नाम पर ही होती हैं। हाँ। पर असल में वो इन शक्तियों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह पर ही करते हैं। लेकिन उनके पास एक बहुत बड़ी ताकत तब आती है जब किसी चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता। हाँ, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपने विवेक का इस्तेमाल करके तय करते हैं कि सरकार बनाने के लिए किसे बुलाना है, जो सदन में अपना बहुमत साबित कर सके। और यहाँ एक और सवाल हमारे श्रोताओं के लिए, अगर आपको लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक का सदस्य बनने का मौका मिले तो आप क्या चुनेंगे और क्यों? अपना कारण कमेंट्स में शेयर करें। अच्छा सवाल है। और अंत में हम फिर से उसी संस्था पर आते हैं जिसने मंडल विवाद में शांतिदूत की भूमिका निभाई, हमारी न्यायपालिका। सोचिए, अगर हमारे पास एक आजाद और ताकतवर न्यायपालिका नहीं होती तो मंडल जैसे विवाद का क्या होता? शायद वो कभी सुलझता ही नहीं और समाज में कड़वाहट बढ़ती जाती। न्यायपालिका की सबसे बड़ी ताकत उसकी आजादी है। वो सरकार के दबाव में काम नहीं करती और उसके पास 2 बहुत बड़े हथियार हैं। पहला है न्यायिक समीक्षा, यानी जुडिशियल रिव्यू। हाँ, यानी सुप्रीम कोर्ट संसद के बनाए किसी भी कानून को या सरकार के किसी भी आदेश को रद्द कर सकती है अगर वो संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ हो। और दूसरा वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षक है। बिल्कुल। अगर किसी भी नागरिक को लगता है कि सरकार उसके अधिकारों का हनन कर रही है तो वो सीधे अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। इसी भरोसे की वजह से न्यायपालिका को लोकतंत्र का सबसे बड़ा रक्षक माना जाता है। तो आज हमने देखा कि सरकार चलाना किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है। इन संस्थाओं का एक जटिल बांस है। कैबिनेट फैसला लेती है, नौकरशाही उसे लागू करती है, संसद उस पर बहस और निगरानी करती है, जनता उस पर अपनी प्रतिक्रिया देती है और अगर कोई विवाद हो तो न्यायपालिका उसे सुलझाती है। और इस प्रक्रिया में जो देरी होती है, जो बहस होती है, वो कोई कमी नहीं है, वो इस सिस्टम का डिजाइन है। एक सेफ्टी फीचर
जो देश को किसी एक व्यक्ति या संस्था की मनमानी से बचाता है और सुनिश्चित करता है कि बड़े फैसले सोच समझकर सबकी राय लेकर ही लिए जाएं। बिल्कुल। अच्छा, अब जाने से पहले श्रोताओं के लिए कुछ सवाल हैं जिन पर हम उन्हें सोचने के लिए छोड़ना चाहेंगे। हाँ, जरूर। पहला, मंडल कमीशन की कहानी जानने के बाद क्या लगता है आरक्षण जैसे बड़े नीतिगत फैसले लेना कितना मुश्किल होता होगा और क्यों? दूसरा, हमने देखा कि एक फैसले पर कितना विवाद हुआ। लोकतंत्र में क्या बेहतर है, फैसले जल्दी लिए जाएं या सबसे चर्चा करके भले ही उसमें बहुत देर लगे? तीसरा, संसद में जो घंटों बहस होती है जिसे देखकर कई बार लगता है कि ये सिर्फ समय की बर्बादी है, क्या उसका वाकई कोई फायदा है? और चौथा, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति में से देश को चलाने में किसकी भूमिका ज्यादा अहम है और आपको ऐसा क्यों लगता है? और एक आखिरी सवाल, अगर इन 3 स्तंभों विधायिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका इसे किसी एक का हिस्सा बनने का मौका मिले तो आप क्या बनना पसंद करेंगे? एक सांसद, एक IAS अफसर या एक जज, और क्यों? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद है आज की इस चर्चा से आपको ये समझने में मदद मिली होगी कि हमारी सरकार की मशीनरी असल में काम कैसे करती है। ये जटिल जरूर है, पर शायद इसी जटिलता में इसकी खूबसूरती छिपी है। बिल्कुल। पढ़ाई करते रहिए, सवाल पूछते रहिए और अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश करते रहिए। आप ही इस देश का भविष्य है। ऐसे ही और जानकारीपूर्ण चर्चा के लिए ड्रोना चैनल से जुड़े रहें। शुभकामनाएं। आज हम अधिकारों पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। ये अधिकार या राइट्स, ये शब्द हम सबने सुना है, पर ये आखिर हैं क्या? और ये किसी भी लोकतंत्र के लिए इतने जरूरी क्यों माने जाते हैं? आज हमारे पास जो दस्तावेज है वो हमें पहले एक ऐसी दुनिया दिखाते हैं जहां अधिकार है ही नहीं। बिल्कुल। और फिर हम देखेंगे कि भारतीय संविधान ने हमें इन स्थितियों से बचाने के लिए क्या गारंटियां दी हैं। बिल्कुल। और आज हमारा मकसद सिर्फ अधिकारों की एक लिस्ट रटना नहीं है, बल्कि महसूस करना है कि असल में है क्या। ये कह सकते हैं कि लक्ष्मण रेखा है जो हम सत्ता पे खींचते हैं। सत्ता पर मतलब सरकार पर? सरकार पर भी, और कभी-कभी बहुमत पर भी। ये चर्चा हमें दिखाएगी कि ये रेखाएं खींचना क्यों जरूरी है और ये कैसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को सुरक्षित रखती हैं, भले ही हमें इसका एहसास ना हो। तो चलिए इस बात को समझने के लिए कुछ असल कहानियों से शुरू करते हैं। ऐसी कहानियां जहां ये रेखाएं मौजूद नहीं थीं। पहली कहानी हमें ले जाती है ग्वांतानामो बे। ग्वांतानामो बे की बदनाम जेल। हाँ, हुआ ये कि 9/11 के बाद अमेरिकी सेना ने दुनिया भर से करीब 600 लोगों को शक के आधार पर चुपचाप पकड़ लिया और उन्हें क्यूबा के पास इस जेल में डाल दिया गया बिना किसी प्रक्रिया के। एग्जैक्टली। और उन्हीं में से एक थे जमील अल-बन्ना। और जरा सोचिए, उनके 9 साल के बेटे अनस ने 2005 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर को एक खत लिखा था। उस खत में उसने बस इतना पूछा, मेरे पापा जेल में क्यों हैं? वो ग्वांटानामो बे में इतनी दूर क्यों है? उसने लिखा, मैंने उन्हें 3 साल से नहीं देखा है। मुझे पता है कि मेरे पापा ने कुछ गलत नहीं किया क्योंकि वो एक अच्छे इंसान है। ये तो दिल तोड़ने वाली बात है। हाँ, ये एक बच्चे की आवाज थी जो बस जानना चाहता था कि उसके पिता के साथ हो क्या रहा है। और यही तो सबसे खौफनाक बात है, किसी को पता ही नहीं था कि उनके साथ क्या हो रहा है। इन कैदियों को न तो उनके देश की सरकार को पता कर पकड़ा गया, न ही उन पर अमेरिकी जमीन पर कोई मुकदमा चलाया गया। उनके परिवारों को भी खबरें मीडिया से ही मिली। हाँ, और जब एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी संस्थाओं ने जांच की तो पता चला कि उन्हें ऐसी यातनाएं दी जा रही थीं जो खुद अमेरिकी कानूनों के खिलाफ थी। ये इस बात का एक क्लासिक उदाहरण है कि जब कोई सरकार कानून के दायरे से बाहर जाके काम करती है तो क्या होता है। मतलब कानून की प्रक्रिया जैसी कोई चीज थी ही नहीं। बिल्कुल नहीं थी। तो सरकार ने खुद को ही कानून से ऊपर मान लिया। ये तो हुई एक सरकार द्वारा दूसरे देश के नागरिकों के अधिकारों के हनन की बात। लेकिन क्या होता है जब कोई सरकार अपने ही नागरिकों के साथ ऐसा करने लगे? हाँ, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसका एक साफ उदाहरण हमें सऊदी अरब में देखने को मिलता है। वहां की स्थिति पर अगर हम गौर करें तो देश पर एक ही खानदान का राज है। राजा को चुनने में लोगों की कोई भूमिका नहीं है। कोई चुनाव नहीं। कोई चुनाव नहीं। राजा ही अपनी मर्जी से सरकार चुनता है, जज नियुक्त करता है और तो और उनके फैसले भी पलट सकता है। मतलब न्यायपालिका भी स्वतंत्र नहीं है। बिल्कुल, कोई भी नागरिक राजनीतिक पार्टी नहीं बना सकता। मीडिया सिर्फ वही लिख या दिखा सकता है जो राजा को पसंद हो। किसी और धर्म को सार्वजनिक तौर पर मानने की आजादी भी नहीं है। और महिलाओं की स्थिति? महिलाओं पर तो कई तरह की पाबंदियां हैं।
यहाँ तक कि कानूनी तौर पर एक मर्द की गवाही 2 औरतों की गवाही के बराबर मानी जाती है। तो यहाँ ग्वांटानामो बे और सऊदी अरब में एक बहुत बड़ा फर्क है जो समझना जरूरी है। क्या फर्क है? ग्वांटानामो बे में कानूनी प्रक्रिया का अभाव था, मतलब एक सिस्टम था लेकिन सरकार उसके बाहर काम कर रही थी। सऊदी अरब में तो अधिकारों का कोई ढांचा ही मौजूद नहीं है। अच्छा। वहां अधिकार सिर्फ अदालतों या मुकदमों का मामला नहीं है, ये अपनी बात कहने, अपनी सरकार चुनने और बराबरी से जीने की आजादी का मामला है। ये दिखाता है कि अधिकार कितने व्यापक होते हैं। और यहीं पर एक तीसरा मामला आता है जो शायद इन दोनों से भी ज्यादा डरावना है। ये कहानी कोसोवो की है। यहाँ मामला तानाशाही का नहीं था। यहाँ एक नेता थे, स्लोबोदान मिलोशेविच, जो बाकायदा चुनाव जीतकर सत्ता में आए थे। मतलब एक लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार थी। हाँ, लेकिन वो एक कट्टर सर्ब राष्ट्रवादी थे और उनकी सरकार ने कोसोवो में रहने वाले अल्बानियाई मूल के लोगों पर जबरदस्त जुल्म ढाए। एक घटना है जो रोंगटे खड़े कर देती है। अप्रैल 1999 की बात है। एक 74 साल की महिला बतीशा होक्शा अपने पति के साथ अपनी रसोई में बैठी थीं। तभी सर्बियाई सैनिक दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आए। हे भगवान! उन्होंने पूछा, तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उन्होंने बतीशा की आंखों के सामने उसके पति को 3 गोलियां मार दी। सैनिकों ने उसकी उंगली से उसकी शादी की अंगूठी खींच ली और उसे घर से बाहर धकेल दिया। और जैसे ही वो बाहर निकली, उन्होंने उसके घर में आग लगा दी। तो सब कुछ छीन लिया। सब कुछ। वो बेघर हो चुकी थी और उसके पास कुछ नहीं बचा था। यही सबसे खतरनाक स्थिति है। कैसे? जब बहुमत की ताकत का इस्तेमाल करके चुनी हुई सरकार ही अपने देश के अल्पसंख्यकों को कुचलने लगे। ये कहानी हमें बताती है कि सिर्फ चुनाव करा लेना ही लोकतंत्र नहीं है। सही बात है। असली लोकतंत्र तब होता है जब अल्पसंख्यकों की आवाज, उनकी सुरक्षा और उनके सम्मान की गारंटी हो। अधिकारों की जरूरत सबसे ज्यादा इसीलिए होती है ताकि बहुमत ताकत के नशे में अपनी मनमानी ना कर सके। अच्छा, इसीलिए कुछ अधिकार संविधान में लिखे जाते हैं। बिल्कुल, ताकि वो सरकार की पहुंच से भी ऊपर रहें। तो इन 3 कहानियों से हम क्या सीखते हैं? ग्वांटानामो बे, सऊदी अरब और कोसोवो, ये सब हमें एक ऐसी दुनिया दिखाते हैं जहां किसी की सुरक्षा, सम्मान और निष्पक्षता की कोई गारंटी नहीं है। और इसी एहसास से अधिकार का विचार पैदा होता है। तो फिर इसे साफ शब्दों में परिभाषित कैसे करेंगे? अधिकार हैं क्या? अगर एकदम सरल भाषा में कहें तो अधिकार किसी इंसान की वो वाजिब मांगे हैं जो समाज द्वारा स्वीकृत हों और जिन्हें कानून का संरक्षण मिला हो। वाजिब मांगे? हाँ, वाजिब। ये सिर्फ हमारी इच्छाएं नहीं हैं, बल्कि ऐसी मांगे हैं जिन्हें समाज सही मानता है। और ये असीमित नहीं होती। मतलब आपका अधिकार वहीं खत्म हो जाता है जहां से किसी दूसरे के अधिकार में दखलंदाजी शुरू होती है। जैसे? आपके दस्तावेजों में एक अच्छा उदाहरण है कि आपको खेलने का अधिकार है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप क्रिकेट खेलते हुए किसी की खिड़की का शीशा तोड़ दें। बिल्कुल, ये एक संतुलन है। और लोकतंत्र में ये संतुलन क्यों जरूरी है? इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला तो ये कि लोकतंत्र को चलाने के लिए अधिकार ईंधन की तरह है। ईंधन की तरह? हाँ, वोट देने, चुनाव लड़ने, अपनी राय रखने, सरकार की आलोचना करने और राजनीतिक दल बनाने का अधिकार, इनके बिना तो कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया चल ही नहीं सकती। और दूसरा कारण? दूसरा जो कोसोवो की कहानी हमें सिखाती है वो ये कि अधिकार अल्पसंख्यकों के लिए एक ढाल का काम करते हैं। वो ये सुनिश्चित करते हैं कि बहुमत की सरकार अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल न कर सके। अधिकार एक तरह की गारंटी है कि अगर सरकार या समाज रास्ता भटक जाए तो भी नागरिक के तौर पर आपकी बुनियादी गरिमा और आज़ादी सुरक्षित रहेगी। ये तो बहुत मजबूत बुनियाद है। और इसी सोच के साथ भारत के संविधान निर्माताओं ने नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए। फंडामेंटल राइट्स। हाँ, फंडामेंटल राइट्स। ये वो अधिकार हैं जिन्हें सरकार भी आसानी से छीन नहीं सकती। चलिए अब एक एक करके इन्हें खोलते हैं। मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्पी समानता के अधिकार में है। कानून का राज या रूल ऑफ लॉ सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर असल जिंदगी में इसका क्या मतलब है? इसका बहुत गहरा मतलब है। इसका मतलब है कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो या एक दूर दराज के गांव का एक छोटा किसान, कानून से ऊपर नहीं है। अगर दोनों एक ही अपराध करते हैं तो सजा भी एक जैसी होगी? बिल्कुल। सरकार धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं कर सकती। इसी अधिकार के तहत ये सुनिश्चित किया गया कि दुकानें, होटल, कुएं, तालाब जैसी सार्वजनिक जगह हर किसी के लिए खुली रहेंगी। लेकिन यहीं पर एक सवाल उठता है और ये अक्सर बहस का मुद्दा भी बनता है।
अगर सब बराबर है तो फिर नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था क्यों है? क्या ये समानता के अधिकार के खिलाफ नहीं जाता? ये बहुत ही जरूरी सवाल है और इसका जवाब समानता की गहरी समझ में छिपा है। समानता का मतलब सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना नहीं है। इसका मतलब है सबको आगे बढ़ने का समान अवसर देना। अच्छा, अवसर की समानता। हाँ, जरा सोचिए, एक 100 मीटर की दौड़ में एक धावक को आप स्टार्टिंग लाइन पर खड़ा करें और दूसरे को 50 मीटर पीछे, और फिर कहें कि दौड़ बराबर है। नहीं, ये तो बराबरी नहीं हुई। बिल्कुल। आरक्षण का सिद्धांत यही कहता है कि जिन समुदायों को हजारों साल तक सामाजिक और शैक्षिक रूप से पीछे धकेला गया, उन्हें बराबरी पर लाने के लिए कुछ समय तक विशेष सहारे की जरूरत है, ताकि वो बाकियों के साथ दौड़ में शामिल हो सके। एग्जैक्टली। और इसी अधिकार का एक और मजबूत पहलू है छुआछूत, यानी अस्पृश्यता का अंत, जिसे एक दंडनीय अपराध बनाया गया। तो समानता का मतलब सिर्फ एक जैसा बर्ताव नहीं, बल्कि मौके की बराबरी है। ये तो हुई बराबरी की बात, लेकिन लोकतंत्र की जान तो आजादी में बसती है। हमारे संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार इस बारे में क्या कहता है? ये तो बहुत बड़ा विषय लगता है। हाँ, और ये सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में से एक है। इसके तहत हमें कई तरह की आजादियां मिलती हैं। जैसे अपनी बात कहने और विचार रखने की आजादी, शांति से इकट्ठा होने की आजादी, संगठन या संघ बनाने की आजादी, देश में कहीं भी आने जाने और बसने की आजादी, और कोई भी पेशा या व्यापार करने की आजादी। ये सारी आजादियां लोकतंत्र की रीढ़ हैं। पर क्या ये आजादियां बिना किसी सीमा के हैं? क्या मैं अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल करके किसी के बारे में कुछ भी कह सकती हूँ या लोगों को हिंसा के लिए भड़का सकती हूँ? बिल्कुल नहीं। यहीं पर उचित प्रतिबंध या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का सिद्धांत आता है। उचित प्रतिबंध। हाँ, आपकी कोई भी स्वतंत्रता असीमित नहीं है। सरकार देश की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या नैतिकता के हित में इन स्वतंत्रताओं पर वाजिब रोक लगा सकती है। आप किसी को बदनाम नहीं कर सकते, आप नफरत नहीं फैला सकते। लेकिन उचित शब्द यहाँ जरूरी है। बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार मनमाने ढंग से रोक नहीं लगा सकती। उसे अदालत में साबित करना होगा कि ये रोक जरूरी और वाजिब है। और इसी अधिकार में एक और बहुत जरूरी गारंटी छिपी है, जो हमें ग्वांतानामो बे की याद दिलाती है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी। इसी अधिकार का हिस्सा है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी जिंदगी या आजादी से वंचित नहीं किया जा सकता। मतलब किसी को भी मनमाने ढंग से गिरफ्तार नहीं कर सकते। गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा और उसे अपनी पसंद का वकील करने का अधिकार देना होगा। तो ये नियम ही ग्वांटानामो बे जैसी स्थितियों को भारत में होने से रोकते हैं। बिल्कुल। आजादी और बराबरी के अलावा हमारा संविधान कुछ और भी बहुत जरूरी गारंटियां देता है, जैसे कि किसी का शोषण ना हो। इस बारे में हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या कहता है? सीधे सीधे कहें तो ये इंसानों की खरीद फरोख्त, जिसे मानव तस्करी कहते हैं, ये किसी से जबरदस्ती बिना पैसे दिए काम करवाने, जिसे बेगार भी कहते हैं। हाँ, बेगार, उस पर पूरी तरह रोक लगाता है। और हाँ, 14 साल से कम उम्र के बच्चों से किसी भी खतरनाक जगह जैसे किसी फैक्ट्री या खदान में काम करवाना भी इसी के तहत एक जुर्म है। तो ये समाज के सबसे कमजोर तबकों को सुरक्षा देता है। बिल्कुल। और भारत जैसे विविधता भरे देश में, जहाँ इतने सारे धर्म हैं, वहाँ धार्मिक स्वतंत्रता एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल, इसीलिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब सरकार का अपना कोई धर्म नहीं है। अच्छा। हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, उसके अनुसार आचरण करने और उसका प्रचार करने की पूरी आजादी है। लेकिन यहाँ भी कुछ सीमाएं होंगी। हाँ, हैं। कोई किसी को जबरदस्ती, धोखे से या लालच देकर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर नहीं कर सकता। और सरकारी स्कूलों या कॉलेजों में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। सरकार सभी धर्मों से एक समान दूरी बनाए रखेगी। इसके बाद एक अधिकार आता है जो शायद अल्पसंख्यकों के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। हाँ, ये अधिकार भारत की विविधता का जश्न मनाता है। ये कहता है कि भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बचाने का पूरा हक है। और वो अपने स्कूल कॉलेज भी खोल सकते हैं। हाँ, उन्हें अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान खोलने और चलाने का भी अधिकार है।
जैसे अगर कर्नाटक में रहने वाले तेलुगु भाषी लोग अपनी संस्कृति को बचाने के लिए कोई स्कूल खोलना चाहते हैं तो सरकार उन्हें रोक नहीं सकती। ये अधिकार सुनिश्चित करता है कि बहुमत की संस्कृति अल्पसंख्यकों पर हावी न हो जाए। सही बात है। तो हमने समानता, स्वतंत्रता, शोषण से बचाव और धार्मिक सांस्कृतिक आजादी की बात कर ली। लेकिन मान लीजिए सरकार या कोई और इनमें से मेरे किसी अधिकार का उल्लंघन करता है, तो मेरे पास क्या उपाय है? क्या ये सब सिर्फ कागज पर लिखी अच्छी बातें हैं? और यही वो अधिकार आता है जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। अच्छा, वो कौन सा अधिकार है? ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका मतलब बहुत सीधा और शक्तिशाली है। अगर आपके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप इंसाफ के लिए सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। सीधे सुप्रीम कोर्ट? हाँ, सीधे सुप्रीम कोर्ट। और यही वो अधिकार है जो ग्वांतानामो बे जैसी स्थिति को भारत में रोकता है। अगर सरकार आपको बिना कारण बताए उठा ले तो ये अधिकार आपको सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की ताकत देता है। तो इसके बिना बाकी सारे अधिकार सिर्फ कागज पर लिखे खूबसूरत शब्द रह जाते हैं। बिल्कुल, ये अधिकार ही उन शब्दों में जान डालता है। तो हमने अधिकारों के बिना एक दुनिया की भयावह तस्वीरों से लेकर भारतीय संविधान में दी गई मजबूत गारंटियों तक का एक लंबा सफर तय किया। ये तो साफ है कि अधिकार सिर्फ एक बार दिए नहीं जाते, बल्कि उन्हें लगातार बचाए रखने के लिए समाज और नागरिकों को हमेशा जागरूक रहना पड़ता है। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि अधिकारों का दायरा कभी स्थिर नहीं रहता, ये हमेशा बढ़ता रहता है। मतलब ये बदलते रहते हैं? बदलते नहीं, बल्कि इनका अर्थ और गहरा होता जाता है। समय के साथ अदालतों ने मौलिक अधिकारों की व्याख्या को और व्यापक बनाया है। जैसे जीवन के अधिकार की व्याख्या करके उसमें गरिमा से जीने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और यहाँ तक कि भोजन का अधिकार भी शामिल किया गया है। अच्छा, तो सूचना का अधिकार भी इसी सोच की देन है? हाँ, बिल्कुल। चलिए आज की इस चर्चा को श्रोताओं के लिए एक विचार के साथ समाप्त करते हैं। हमारे दस्तावेज बताते हैं कि आज भारत में इस बात पर बहुत बहस चल रही है कि क्या काम का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार और निजता यानी प्राइवेसी का अधिकार भी मौलिक अधिकार बनाए जाने चाहिए। जरा सोचिए, अगर हर नागरिक को ये अधिकार कानूनी तौर पर मिल जाएं, तो हमारा समाज कैसा दिखेगा? एक ऐसी दुनिया जहां हर किसी के पास काम, अच्छी सेहत और अपनी निजी जिंदगी की सुरक्षा की गारंटी हो। लेकिन फिर ये भी सोचना होगा कि इन्हें हकीकत बनाने में क्या चुनौतियां आ सकती हैं। सही बात है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।